वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग पर। अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग का क्या सेंस होता है, तो इससे पहले समझेंगे काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप जब एडवाइस लेने जाते हैं या कोई किसी तरह का सजेशन लेने जाते हैं, तो ये एक एक्सपर्ट होता है, यानी कि इसमें जो है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जिससे आप काउंसलिंग लेने जाते हैं और उसे काउंसलर कहते हैं। आप जब काउंसलिंग लेने जा रहे हैं तो उसे जो है काउंसलिंग कहेंगे, यानी कि आपको काउंसलिंग कहा जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को काउंसलिंग कहा जाता है। अप्रोचेस टू काउंसलिंग का सेंस ये हो जाता है कि किस तरह की काउंसलिंग आप चाह रहे हैं और कैसे जो है काउंसलर आपको काउंसलिंग दे रहा है। तो इसी के लिए कई सारी अप्रोचेस की बात की गई है यहाँ पर काउंसलिंग में। फर्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग। कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कॉग्निशन और बिहेवियर का मिक्सचर होता है। इसी के बेसिस पर ये काउंसलिंग प्रोसीजर जो है पूरा किया जाएगा। यहाँ पर अल्बर्ट एलिस ने इस मेथड को दिया है और इस मेथड को REBT मेथड भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म अभी हम समझेंगे। और 1962 में अल्बर्ट एलिस ने अपने इस मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक में। REBT मेथड के नाम से ये फेमस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग। कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग को REBT मेथड भी कहा जाता है। REBT का क्या सेंस है यहाँ पर, तो रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। REBT का फुल फॉर्म होता है, आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। R स्टैंड फॉर रैशनल, E स्टैंड फॉर इमोटिव, B स्टैंड फॉर बिहेवियरल एंड T स्टैंड फॉर थेरेपी। तो यहाँ पर इस थेरेपी का जो नाम था REBT से बदलकर रैशनल थेरेपी के नाम पर रखा गया। देन इसे चेंज किया गया रैशनल इमोटिव थेरेपी के नाम से। उसके बाद अगेन 1990s में जो है इस नाम को चेंज कर REBT के नाम पर फिर से रख दिया गया था। तो इस नाम से ही ये जो है फेमस है ये थेरेपी। यहाँ पर इसे रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से कहा जाता है। ये एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है जिसमें पूरी तरह से एक्शंस पर वर्क किया जाता है, यानी कि जो काउंसली आया है उसके एक्शंस पर यहाँ पर काउंसलर वर्क करता है पूरी तरह से। इससे REBT जो थेरेपी है वो पूरी तरह से बेस्ड होती है ABCD टेक्निक पर। ABCD टेक्निक का क्या अर्थ हो जाता है यहाँ पर, A स्टैंड फॉर एक्शन। एक्शन का मतलब हो जाता है अगर आपसे कोई घटना हो गई है यहाँ पर, जैसे कि आपने कोई साइकिल को ठोक दिया है अपनी गाड़ी से, तो यहाँ पर आपका एक बिलीफ हो जाएगा, बी फॉर बिलीफ, कि आप जो है गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाते हैं। तो ये आपका बिलीफ यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद एक्शन के बाद में देन कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप जो है गाड़ी चलाना पसंद नहीं करेंगे या डर जाएंगे। तो उसके बाद डिस्प्यूट्स जो ये आ गए हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंसेज आ गए हैं, इसके डिस्प्यूट जो है कहते हैं। यहाँ पर जो है काउंसलर इस डिस्प्यूट से जो है आपको निकलने में हेल्प करता है। तो काउंसलर यहाँ पर आपकी काउंसलिंग करेगा कि आप ये जो है एक्सीडेंट, ये किसी के भी साथ हो सकता था। ये जो है एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जो किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर काउंसलर आपको इस तरह से फैसिलिटेट करता है कि ये डर आपके मन से हटाएगा, ये आपकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी उसको रिमूव करेगा। तो इस तरह से ये जो पूरा मेथड था काउंसलिंग का, उसको हम REBT टेक्निक कहते हैं या फिर इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग कहा जाता है। REBT का फुल फॉर्म याद रखिएगा इसमें, और अल्बर्ट एलिस का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड अप्रोच यहाँ पर आ जाती है काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग की जो सेकंड अप्रोच होती है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर ह्यूमंस के जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो बिलीफ हैं, उस पर वर्क करता है काउंसलर। उसी के बेसिस पर यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी एक काउंसलिंग की। तो यहाँ पर ये इनेट कैपेसिटी होती है यहाँ पे काउंसलर की भी और काउंसलिंग की भी। तो ये इनेट कैपेसिटी के बेसिस पर यहाँ पर काउंसलिंग होती है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कॉज लाइफ इवेंट्स को ना बताकर बल्कि कैसे हम उनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें बताया जाता है। तो जैसे आप किसी भी जो है जगह पर घूमने जाते हैं, तो हो सकता है दो इंसान जैसे एक ही प्लेस पर घूमने गए हैं। एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको वो प्लेस बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि यहाँ पर उसने अच्छे अच्छे जो है मेमोरीज को कलेक्ट किया है, अच्छे एक्सपीरियंसेस को गेन किया है। सेम टाइम पर सेम जगह पर दूसरा पर्सन हो सकता है जहाँ पर उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे ना हो गए हों या कोई इंसिडेंट हो गया हो उसके साथ में, तो यहाँ पर जो उसका एक्सपीरियंस है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने जो है एक्सेप्ट करता है बिहेवियर को, जो कि निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो जो है इंडिविजुअल के बेसिस पर की जाती है। जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर गेन करता है काउंसलिंग, जैसे किसी भी चीज़ से या किसी भी लाइफ इवेंट से रिलेटेड यहाँ पर बात जो की जाती है, उसके कॉजेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि आपने उससे कैसे एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेसिस पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो वो एक्सपीरियंस आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें
एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आपने कैसे जो है उस कॉन्सेप्ट को गेन किया है। देन क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच आती है, यानी कि क्लाइंट को देखेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पर्सनलाइज्ड वे में उनकी काउंसलिंग की जाती है। होलिस्टिक अप्रोच में भी यहाँ पर काउंसलिंग हो सकती है कि ओवरऑल वो पूरा इवेंट जो था उसके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए काउंसलर जो है काउंसलिंग को फैसिलिटेट करता है। तो ये 3 तरह की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यहाँ पर। नेक्स्ट अप्रोच जो आती है यहाँ पर, वो हो जाती है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। पर्सन सेंटर्ड जो काउंसलिंग है वो थर्ड है यहाँ पर। कार्ल रोजर्स ने इसको दिया था 1940 में। ये जो अप्रोच है यहाँ पर काउंसलिंग की, उसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो काउंसलर है वो पूरी तरह से फोकस्ड होता है एक क्लाइंट पर, एक इंडिविजुअल क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। पर्सनल वे में उन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखा जाता है, उनसे पर्सनली कनेक्ट होता है यहाँ पर काउंसलर। इसको रोजेरियन थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कार्ल रोजर्स ने प्रोपाउंड किया था, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसको रोजेरियन थेरेपी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसे नॉन डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। नॉन डायरेक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है काउंसलर और काउंसली के बीच में इतने अच्छे टर्म्स हो जाते हैं कि यहाँ पर ये जो टॉक थेरेपी है वो नॉन डायरेक्टिव के फॉर्म में आ जाती है। देन जो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग है वो एक तरह से एक पार्ट होता है यहाँ पर ह्यूमन सेंटर्ड काउंसलिंग का, ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग का। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ये पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है वो वहाँ पर ह्यूमनिस्टिक की एक कैरेक्टरिस्टिक ही थी। तो इस तरह से कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक में भी काउंट किए जाते हैं और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में भी काउंट किए जाते हैं, पर्सनल सेंटर्ड जिसको कहते हैं, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की अप्रोचेस हो जाती हैं, या 3 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में। ये 3 तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहला आ जाता है कॉन्ग्रुएंस, यानी कि जेन्युइननेस होनी चाहिए। जो भी बात काउंसलर से कह रहा है वो जो है एकदम उसी फॉर्म में होनी चाहिए जिस फॉर्म में उस चीज़ को वो महसूस कर रहा है। जो भी चीज़ें या जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक काउंसलिंग में है या जिस चीज़ से वो उसे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन उसी तौर पर, उसी फॉर्म में जो है काउंसलर के सामने प्रेज़ेंट की जानी चाहिए। देन अनकंडीशनल पॉज़िटिव रिगार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर काउंसलर से चाहे जैसे भी बात करे, लेकिन काउंसलर को उसके साथ में पॉज़िटिव ही बिहेव करना है। तो ये अनकंडीशनल पॉज़िटिव रिगार्ड होता है। देन थर्ड जो प्रिंसिपल आ जाता है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का, उसमें हो जाता है एम्पैथी। एम्पैथी का सेंस ये है कि यहाँ पर जो काउंसलर है वो उस सिचुएशन में, काउंसलिंग की उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखता है, उन सारी सिचुएशंस में इन सारी फेजेस को महसूस करके देखता है, फीलिंग्स को, देन उस जो है काउंसलिंग करेगा और उससे सजेशन देगा। तो इस तरह से यहाँ पर पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, जिसके 3 तरह के प्रिंसिपल्स हो गए यहाँ पर कि जेन्युइननेस होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए। इसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और रोजेरियन थेरेपी के भी नाम से जाना जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर अप्रोचेज हो जाती हैं काउंसलिंग की। द नेक्स्ट अप्रोच यहाँ पर बिहेवियरिस्टिक थेरेपी की आती है। बिहेवियरिस्टिक थेरेपी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर काउंसलिंग के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं काउंसलर और उसी के अकॉर्डिंग उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से बिहेवियरिस्टिक जो काउंसलर होगा वो पूरी तरह से स्ट्रेस करता है काउंसलिंग किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर, उसी के बेसिस पर उसे काउंसलिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाती है रैशनल थेरेपी। नेक्स्ट अप्रोच है यहाँ पर अप्रोचेस टू काउंसलिंग में। रैशनल थेरेपी का सेंस ये हो जाता है कि इसमें 2 इफेक्टिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निशन एंड सेकेंड वन इज परसेप्शन ऑफ द काउंसलिंग। तो यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो 2 तरह से अटैक करता है काउंसलिंग पर। उसके कॉग्निशन लेवल को समझने की कोशिश करता है, देन उसका परसेप्शन क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि जो काउंसलिंग को प्रॉब्लम आ रही है उसकी कॉग्निशन लेवल क्या है, उसका परसेप्शन क्या है उस चीज़ को। इस चीज़ को जब टैकल कर लेता है काउंसलर तो यहाँ पर उसके लिए ईजी हो जाता है कि कैसे वो जो है सजेस्ट करे, कैसे एडवाइस करे उस काउंसलिंग को। देन यहाँ पर हो जाता है रैशनल थ्योरी में कि ये जो रैशनल थ्योरी है वो यहाँ पर बताती है कि कैसे जो है एक काउंसली अपने आप से जो है डिसीजन ले सकता है खुद उन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है काउंसलर के बारे में। तो ये जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल होता है यहाँ पर काउंसलिंग का, कि कैसे वो डिसीजन लेंगे कि उन्हें सब चीज़ें जो है जेन्युइननेस के साथ में एक्सप्रेस करनी है और अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है काउंसलर के सामने। तो ये रैशनल थ्योरी हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट जो थ्योरी आ जाती है, नेक्स्ट जो अप्रोच है यहाँ पर अप्रोच टू काउंसलिंग में, वो इमोटिव और रियलिटी थ्योरी होती है। इमोटिव एंड रियलिटी थ्योरी, जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है कि यहाँ पर इमोशंस को जो है
सेंटर में रखा जाता है। जो भी इमोशंस होंगे एक क्लाइंट के, वो जो है सेंटर में रखता है एक काउंसलर। काउंसलर के इमोशंस पर ज़्यादा जो है फ़ोकस करता है और उसके साथ-साथ जो रियल सिचुएशन है उसको पूरी तरह से एनालाइज़ करता है। देन यहाँ पर काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा काउंसलर। तो इसके लिए 6 स्टेजेस में जो है पूरी प्रोसेस चलती है यहाँ पर काउंसलिंग की। इसके बाद हम देखते हैं जे स्टैनले हॉल ने यहाँ पर 1904 में अडोलसेंस जो एज है, पीरियड है, उसको हाइलाइट किया था स्ट्रेस और स्टॉर्म की सिचुएशन के बेसिस में। देन यहाँ पर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो हेल्प करती है क्रिएटिव चाइल्ड के कॉग्निशन को और बढ़ाने में। तो ये 1-2 इम्पोर्टेंट एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर अप्रोचेस से हटकर। तो यहाँ पर हमने समझा अप्रोचेस टू काउंसलिंग को। अप्रोचेस टू काउंसलिंग का मतलब है यहाँ पे कि कैसे जो है काउंसलर अप्रोच कर रहा है और कैसे जो है यहाँ पर काउंसलर अप्रोच कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पर हमने आरईबीटी मेथड को समझा, उसके बाद हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को समझा, देन हमने क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच को समझा, उसके बाद बिहेवियर अप्रोच को समझा, बिहेवियर थ्योरी को समझा। देन यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी आ गई रैशनल थ्योरी और उसके बाद इमोटिव एंड रियलिटी थ्योरी। तो इस तरह से ये सारी अप्रोचेस थी काउंसलिंग की। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।